मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। आज मुद्दे में हम बात करने वाले हैं चीन रूस दोस्ती की। जी हां, चीन जिस तरह रूस से निकटता बढ़ा रहा है, उससे सवाल ये उठ रहा है, क्या रूस चीन दोस्ती भारत पर भारी पड़ सकती है? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस दौरे पर हैं। इस दौरे पर अमेरिका और भारत समेत कई देशों की निगाहें लगी हुई हैं। 20 मार्च को भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन और जिनपिंग के बीच लगभग 4.5 घंटे तक बातचीत हुई। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने साफ कर दिया कि उनकी बातचीत का मुख्य एजेंडा रूस यूक्रेन वार रहेगा और बातचीत का मुख्य केंद्र बिंदु वॉर खत्म कराना है। बीजिंग के मुताबिक इस दौरे पर कोल्ड वॉर वाली मानसिकता के साथ टकराव को खत्म करने पर होगा। इसके अलावा बातचीत का फोकस शांति को दोबारा कायम करने और न्यूक्लियर पावर प्लांट की सेफ्टी सुनिश्चित करने पर होगा। रूस ने चीन के साथ शांति प्रस्ताव का स्वागत किया है, जबकि अमेरिका ने शी जिनपिंग की शांति की बातों पर सवाल उठाए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक कमजोर की पकड़ विश्व राजनीतिक पर धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है और चीन इस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहा है। अपनी इस कोशिश के तहत उसने सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता करा के कई दशकों से चली आ रही दुश्मनी को भी खत्म करवा दिया। दरअसल चीन विश्व राजनीतिक में दखल बढ़ाकर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसका दूरगामी असर भारत पर पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जिसको देखते हुए भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ाने भी शुरू कर दिए हैं, जिसकी बानगी उस समय देखने को मिली जब जापानी पीएम फूमियो किशिदा पीएम मोदी से मुलाकात के तुरंत बाद अचानक यूक्रेन के लिए रवाना हो गए। उम्मीद है कि किशिदा जेलेंस्की के साथ मुलाकात के दौरान यूक्रेन के लिए निरंतर समर्थन की पेशकश करेंगे। तो वहीं भारत प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती चीनी ताकत की चिंता भारत जापान के संयुक्त बयान में दिखाई भी दी। जापान के पीएम किशिदा ने कहा कि जापान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। कई विशेषज्ञों का मानना था कि यूक्रेन संकट के कारण रूस और चीन की नजदीकी पड़ेगी, जो भारत के लिए ठीक नहीं होगा। यूक्रेन और रूस की जंग पिछले 300 से ज्यादा दिनों से जारी है और जानकारों के मुताबिक इतने दिनों में रूस चीन की दोस्ती नए मुकाम पर पहुंचती दिख रही है। रूस में चीन का बढ़ता निवेश भारत के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। जानकारों का यह भी कहना है कि रूस के रेलवे और पोर्ट में चीनी निवेश बढ़ रहा है। रूस और चीन अब ज्यादा से ज्यादा अपनी मुद्राएं रूबल और युआन में व्यापार कर रहे हैं। दोनों देश डॉलर और यूरो में कम से कम व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। इस कदम से दोनों मुल्कों को भविष्य में पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को बेअसर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा चीनी मुद्रा का प्रसार भी, उसका दायरा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आज इसी को लेकर चर्चा, क्या रूस चीन दोस्ती भारत पर भारी पड़ सकती है? क्या इसके मायने निकाले जा सकते हैं? क्या इसके सामरिक असर पड़ेगा? विश्व स्तर पर इसका क्या कुछ असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? चलिए, तो उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। सभी का परिचय। हमारे साथ प्रकाश शाह जी, पूर्व राजनयिक, जुड़े हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़े हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ जितेंद्र ओझा जी जुड़े हैं, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर लेते हैं अश्विनी सिवाच जी कार्यक्रम की, क्योंकि बात आज हम रूस और चीन की दोस्ती की कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे जरा ये समझना चाहेंगे कि ये जो नई दोस्ती शुरू हो रही है, जो नई इस वक्त दोस्ती है, इस दोस्ती को आखिरकार क्या नाम दिया जाए? इस दोस्ती के मायने क्या हैं? फिर भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा, उसको लेकर भी नजर डालेंगे। लेकिन इस दोस्ती को आखिरकार किस तरह से देखा जाए? देखो, सच्चाई बात नेहा, ये जो रिलेशनशिप आ रहे हैं चीन और रूस के बीच में, ये बहुत पुराने हैं, मगर अब ज्यादा नजदीकी हासिल हो रही है। इसकी वजह ये है कि अगर रूस को लड़ना है तो उसको चीन की हेल्प चाहिए। अभी तक चीन खुल के हेल्प करने नहीं आया है, क्योंकि चीन को मालूम है, चीन एक चालाक देश है, क्योंकि उसका जो ट्रेड है यूएस और यूरोपियन यूनियन से वो $3 ट्रिलियन का है। वो नहीं चाहता उसके ट्रेड पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़े।
इसीलिए उसने खुल के नहीं आया, कोई इकोनॉमिक सैंक्शन ना लगे। और इसी तरीके से उसकी बहुत ज्यादा कंपनियां यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में है। मगर अब जो बात ऐसी है कि अब जो रूस है वो अकेला है, उसको कुछ हथियार मिले हैं ईरान से, शाही ड्रोन, कुछ नॉर्थ कोरिया से, वो अभी मेजर ऑफेंसिव करना चाहता है, स्प्रिंग ऑफेंसिव, उसमें उसको मदद चीन की चाहिए। तो ऐसा लगता है कि चीन और रूस का जो अब गठबंधन ज्यादा तेज होगा और ऐसे में ये खुल के आए या इनडायरेक्टली बेलारूस या नॉर्थ कोरिया की द्वारा के थ्रू वो हथियार देने की कोशिश करेगा। ये तो एक पहलू नजर आ रहा है कि जो ये होगा इस विजिट में। दूसरा कहीं ना कहीं ये भी पहलू आ रहा है ये जो पीस प्लान का है, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया और ईरान को नजदीक लेके आ गया चीन एक पीस मेकर का काम करके, उससे सब सरप्राइज हो गए। तो उसको देखते हुए कहीं ऐसा है कि ये पीस प्लान की जो बात हो रही है, इसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी चीन अपना रहा है कि एकाएक उसने इस तरह की पहल की, खुद इसके लिए आगे कदम बढ़ाए, शांति स्थापित करने की कोशिश की इन देशों के बीच? क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति समझी जाए? देखो, रणनीति यही है कि आज वो वर्ल्ड के अंदर पीस मेकर बन के आना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि अमेरिका नंबर 1 नहीं है, चीन है। चीन वो कर सकता है जो अमेरिका भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार से वो ईरान और सऊदी अरेबिया को लेके आया वो एक बड़ा असंभव था। एक सुन्नी एक शिया, इनके आपस में बहुत मतभेद थे, इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे। तो ऐसे में जिस प्रकार से वो 12 पीस प्लान को लेके आया है शी जिनपिंग, और जो पुतिन है वो उसको मानने को भी तैयार है। ये अलग बात है कि उसको नेटो और अमेरिका मानेगा या नहीं, वो क्वेश्चन आगे जाएगा। मगर ये भी सच्चाई है, ये भी एक पहलू है। तो चीन जो है एक ये दिखाना चाहता है वर्ल्ड में कि आज उसका दबदबा है, आज उसके पास ये काबिलियत और क्षमता है कि वो दो देशों के बीच में पीस करा सकता है, ना कि अमेरिका के पास। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डिस्प्ले किया जा रहा है। मगर ये भी सच्चाई है कि ये रूस और अगर चीन की दोस्ती बढ़ती है, वो भारत के लिए कोई अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि एलएसी पे अभी भी भारत का तनाव बढ़ा हुआ है चीन के साथ। उसके 50,000 से ज्यादा सैनिक हैं, तो भारत नहीं चाहेगा ये दोस्ती इतनी आगे बढ़े। मगर ये सच्चाई है कि ये अब जो जिस प्रकार से अब गए हैं जो शी जिनपिंग, ये लगता है कि अब दोस्ती जो है वो आगे बढ़ेगी। कई घंटों की मुलाकात हो रही है, बैठकें हो रही है और इस तरह के संकेत हालांकि पहले ही नजर आने लगे थे। इस बीच प्रकाश शाह जी, क्या भारत पर ये दोस्ती भारी पड़ सकती है और क्या इसके मायने निकाले जा सकते हैं? साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कोशिश भारत की तरफ से भी लगातार हो रही है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से पिछले दिनों जापान के प्रधानमंत्री एकाएक यूक्रेन के दौरे पर चले गए, बातचीत उनकी तरफ से भी की गई। तो क्या समझा जाए इन सबको? आवाज मिल रही है आपको प्रकाश जी? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर से जुड़ेंगे प्रकाश शाह जी आपसे। जितेंद्र ओझा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरा सामरिक इसका क्या असर पड़ रहा है जितेंद्र जी, किस तरह से समझा जाए इन सबको? भारत पर कितना प्रभाव, कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका? हालांकि जैसे अभी अश्विनी जी ने भी जिक्र किया, क्योंकि अगर दोनों की दोस्ती इसी तरह से गहरी रहती है तो यकीनन ये सच्चाई है कि भारत पर इसका असर तो पड़ने वाला है। लेकिन भारत कैसे देख रहा है इसको? देखिए, भारत पर तो बहुत स्वाभाविक असर पड़ने वाला है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में चीन के साथ हमारे जो कुछ मुद्दे पे मतभेद हैं, या आप देखें कि जो पॉलिटिकल या जो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन है वो होना ही होना है। और चीन जो है कई मुद्दों को लेकर हमेशा से सवाल पूछता रहा है। इस तमाम परेशानी की जड़ में कहां से शुरू होती है? अगर आप देखें कि जो नेटो की एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच रही, जिस ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के चलते उन्होंने प्रवोक कर दिया यूक्रेन में आके, क्योंकि वो रशिया के पूरे बॉर्डर पे आके वो नेटो को बढ़ाए जा रहे थे, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं नहीं कहता कि जो पुतिन साहब का अप्रोच था वो सही था, वो भी सही नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप देखें कि इवन रशिया के लिए ठीक नहीं है। आप देखें कि ये जो साइबेरिया का इलाका है, साइबेरिया के इलाके में 90% जो है पॉपुलेशन अब चाइनीज हान चाइनीज की हो गई है। लॉन्ग टर्म में ये भी चीन देखना चाहता है कि किस तरीके से वो रूस के जो इतने सारे रिसोर्सेज हैं वो उसके कैप्टिव ये में आ जाए, सोर्स में आ जाए, और रूस की मार्केट भी आए। रूस की टेरिटरी जो है बहुत बड़ी है, लेकिन ये जो है भले ही लॉन्ग टर्म में रूस के नुकसान में है, लेकिन फिलहाल रूस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कई दफे ये भी कहा जाता रहा कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था चीन के बराबर की होती, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में भी हम चीन के बराबर पे रहते हैं, हमारी प्राइवेट सेक्टर बहुत मजबूत रहती, हमारी डेमोक्रेटिक
गवर्नेंस की कैपेसिटी बहुत मजबूत रहती तो शायद हम रूस को पुश कर सकते थे एक डेमोक्रेसी की तरह। और दूसरा हम ये कर सकते थे कि रूस और अमेरिका में जो कुछ भी मुठभेद है कम से कम एक वर्किंग रिलेशनशिप ला सकते थे। ये बात तो खत्म हो चुकी है, उसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन आप देखें कि होता क्या है, कई बार जब 1950 के दशक में आइडियोलॉजिकली रूस और चीन एक साथ कम्युनिस्ट स्टेट थे, रूस ये करिए सोवियत रशिया जिसे कहे, तब भी उनमें डिफरेंसेस आए। तो डिफरेंसेस तो आएंगे, लेकिन रूस जो है जबरदस्ती वो धकेल दिया गया है चीन के पाले में। और चीन चैलेंज कर रहा है सिर्फ अमेरिका के डोमिनेंस को नहीं, बल्कि वेस्टर्न डेमोक्रेटिक मॉडल को भी चैलेंज कर रहा है कि ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। तो मैं इसे इस लिहाज से देखता हूँ कि ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है। और ये शिफ्ट जो है भारत के लिए बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है इस वक्त, मैं यही कहूंगा। बिल्कुल जितेंद्र जी, अच्छे संकेत नहीं है यहाँ पर। लेकिन इस बीच प्रकाश शाह जी, मुलाकात लगातार हो रही है, बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें भारत पर किस तरह का इसका असर, और साथ ही साथ अब क्योंकि खुद जापान के प्रधानमंत्री भी यूक्रेन पहुंचते हैं शांति संदेश लेके, क्या इससे कुछ असर पड़ने वाला है? पूरा अगर हम विश्व स्तर पर देखें, क्या इस वक्त चीन और रूस की जो नजदीकियां बढ़ रही हैं वो पूरे विश्व के लिए एक तरह का खतरा है, एक तरह का चैलेंज है? जब चीन और रशिया की मीटिंग होती है तो हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो हमेशा सोचते हैं कि इसके ऊपर कुछ चीन और हिंदुस्तान के रिलेशंस के ऊपर भी दोस्ती पे कोई गलत वो होगा। तो ऐसी बात हमारे से अभी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि रशिया को हमारी बहुत जरूरत है यूक्रेन में, और चीन हमारी दोस्ती नहीं रख रहा है बायलैटरल उसके ऊपर। तो अभी तक चीन की जो जरूरत है हमारे लिए, उसके लिए क्या असर होगी क्या नहीं होगी, इसके लिए ये देखना है कि चीन वाले कुछ शस्त्र देंगे लड़ाई लड़ने के लिए या वापस जाएंगे, क्योंकि चीन ने कल तक उसके दोस्ती का वो किया हुआ था, और उसमें उन्होंने कहा था कि वो दोस्ती करवाएंगे और उसके लिए यूक्रेन की वॉर नीचे उतरेगी। इसमें ऐसे तो नहीं होना है कि यूक्रेन रशिया से बड़ा है और वो जीतेगा, वो तो कभी नहीं हो सकता है। तो कैसे वो चीन वाले यूज करेंगे वो उसके ऊपर दोस्ती के ऊपर बात करेंगे। इस बात पर हमें नजर डालनी होगी और इस बात को समझना होगा कि जिस तरह से चीन का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है रूस में, जिस तरह से वो व्यापार भी बढ़ा रहा है, निवेश भी बढ़ा रहा है, पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट्स तक में वो निवेश कर रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में जिस यूं कह सकते हैं कि जिस तरह से लेन देन हो रहा है उसका असर भी काफी ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों ही देश ना तो यूरो में और ना ही पॉन्ड्स में या अन्य किसी करेंसी में ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ व्यापार नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। अब ऐसे में इसका क्या असर पड़ने वाला है, इस तरह का हस्तक्षेप जिस तरह से चीन बढ़ा रहा है? देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि अब रूस और चीन के रिलेशनशिप बहुत लंबे गोल तक जा रहे हैं। जिस प्रकार से अब चीन ने 35 से 40% अपना क्रूड ऑयल रूस से ले रहा है और पेमेंट भी अभी रूबल और येन में हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक प्रकार कहीं डॉलर को भी इन्होंने जो चैलेंज किया है, और इसी प्रकार से इकोनॉमिकली रूस काफी डिपेंडेंट हो जाएगा चीन पे। और ये जो दोनों के हथियार भी ज्वाइंट बनाएंगे, और अब हथियार को भी लेके बातचीत हो रही है कि हो सकता है रूस जो है वो हथियार मिलेंगे उसको चीन से। तो ये सच्चाई है, रूस और चीन की दोस्ती लंबी जाएगी और इससे इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, स्पेशली भारत को, क्योंकि भारत और रूस के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। हम बहुत ज्यादा ऑयल ले रहे हैं वहां से 30%, और तो उसके बाद हमारे रिश्ते खराब होने की संभावना है अश्विनी जी? क्या रिश्ते खराब भी हो सकते हैं?
क्योंकि लगता चीन नहीं इतनी जल्दी होंगे, क्योंकि रूस को भी भारत की जरूरत है और भारत को भी रूस की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर अगर ये लड़ाई बहुत लंबी खींचती है और चीन और रूस का गठबंधन बहुत तेज हो जाता है और चीन खुल के आ जाता है रूस की हेल्प करने, तो फिर डिपेंडेंसी हो जाएगी रूस की चीन पे। तब हमारे प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी भी हमारा LAC के अंदर जो सिचुएशन है वो रिजोल्व नहीं हुई है। वो अभी वैसी किसी बनी हुई है जिस पर जब तक वो स्टेटस को 2020 का नहीं होगा तो हम इसको नहीं मान सकते। तो ऐसे में सच्चाई है कि अगर चीन और रूस ज्यादा नजदीक जाते हैं तो वो भारत के लिए कोई खास अच्छा नहीं है। ये समझना पड़ेगा। अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि चीन खुल के नहीं आया रूस की हेल्प करने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ऐसे में जितेंद्र ओझा जी, भारत को अब क्या करना है? ये तो हम सबको संकेत नजर आ रहे हैं कि अगर ऐसा होता है इन फ्यूचर तो सही नहीं होगा, लेकिन भारत को अभी से क्या इसको लेकर कदम उठाने की आवश्यकता है? भारत को इसको लेकर किस तरह से अपना रोड मैप करने की जरूरत है? भारत को किस तरह का स्टैंड लेने की जरूरत? समस्या की जो आंसर है डिप्लोमेसी में बहुत कम है। इसका बहुत ज्यादा आंसर इसका आएगा हमारे गवर्नेंस ढांचे के भीतर, कि आज या कल सब कुछ होने के बावजूद अगर रूस में कभी कोई नेशनल गवर्नमेंट आती है और उसके ऊपर दबाव कम होता है अमेरिका का, तो वो सरकार और चीन के बीच में डिफरेंसेस होने ही होने हैं। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखें। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ जाती है कि रूस भले ही यूक्रेन में लड़ाई जीत जाए, लेकिन रूस बहुत हद तक डिप्लीट हो चुका है और रूस का डिप्लीट हो जाना इस तरीके से वो हमारे पूरे ग्लोबल इक्विलिब्रियम को बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब करता है और उसमें चाइना की असेंडेंस बहुत बढ़ जाती है। और चाइना की असेंडेंस बढ़ने की से हमें जो चिंता होती है, ये महज इस बात से नहीं होती है कि चाइना की इकोनॉमी हमसे बहुत गुना 7 गुना बड़ी है, ऐसी है। चाइना के भीतर की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे चिंता होती है। मैं एक और कॉन्सेप्ट मैंने कई दफे इस्तेमाल किया है कई एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो है स्ट्रेटेजिक साइकी। चाइना की स्ट्रेटेजिक साइकी ऐसी है कि उसमें डिसेप्शन, ट्रेचरी और एक्सपेंशन वो होना ही होना है। वो कई सालों से इसका एक मोमेंटम बना हुआ है कि हम सभ्यता के रूप में श्रिंक कर रहे हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम 2020 के स्टेटस को एंटे पे जाए, उससे भी अधिक होना चाहिए। और यहाँ तक कि मैं कई दफे कह चुका हूँ कि तिब्बत पर भी हमें अपने स्टैंड को रिव्यू करने की जरूरत है। तिब्बत कभी भी चाइना का हिस्सा नहीं था और जिस तरीके से चाइना की जो पूरे आप देखें कि अफ्रीका में या कई जगह जो है ऑटोक्रेट्स को प्रमोट कर रहा है, उनके सिस्टम को सबवर्ट कर रहा है, सब जगह सर्वेलेंस स्टेट की टेक्नोलॉजी दे रहा है, तो इससे सभी को खतरा है। तो भारत को अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए बहुत जोरी से और किसी न किसी तरीके से युद्ध में सीज फायर लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर सीज फायर हो जाता है तो उसके बाद जो इक्वेशन बहुत हद तक चेंज हो जाएगा, लेकिन सीज फायर पे भी हमें शांत नहीं होना है। मैं नेशनल सिक्योरिटी भी पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ और उस वजह से मैं कहता हूँ कि हमें अपने भीतर के गवर्नेंस ढांचे को हमेशा से मजबूत करना होगा। आप देखें कि ये चीन का जब आक्रमण नहीं हुआ था तब भी मैंने कहा कि आज या कल ये चीन से खतरा हमारे ऊपर आना ही आना है। तो देखिए, जब तक हम चीन के बराबर नहीं हो जाते, तब तक या उनसे भी मजबूत नहीं हो जाते, तब तक हम शांत नहीं बैठ सकते। लेकिन इस बीच में भारत के पास सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी यही होगी कि किसी न किसी तरीके से इस युद्ध में सीज फायर लाया जाए और अमेरिका और रूस में कोई ना कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग पुश की जाए। वो होता है तब हमारे लिए स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी, मैं यही कहूंगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने जितेंद्र जी समझाई अभी। प्रकाश जी, अब इस बीच बातचीत का मेन एजेंडा हम देख रहे हैं, रूस यूक्रेन वॉर जल्द खत्म हो, बातचीत का फोकस जो जंग है उसको रुकवाने की हमेशा कोशिश की जा रही है। चीन भी इस बात को कह रहा है कि हमारी तरफ से भी ये कोशिश है। कोशिशें कितनी अमलजामा पहना पाएंगे, उसको कितनी इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, ये कोशिशें सबकी तरफ से की जा रही हैं, लेकिन इसका असर हम देख रहे हैं विश्व पटल पर कितना घातक साबित हो रहा है। देखिए, हमारे पर दो इफेक्ट हो सकती है कि चीन दोस्ती बना दे एकदम रशिया के साथ, तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ये चीन की दोस्ती रशिया के साथ बन जाएगी, क्योंकि हमारी दोस्ती जो रशिया के साथ है और जिसके हिसाब से हमको रशिया तेल वगैरह फर्टिलाइजर्स वगैरह दे रही है, उनसे मेरे को लगता है कि रशिया चीन को बोलेंगे कि आप थोड़ा बहुत हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर थोड़ा बहुत ये लगाए, कॉशन लगाए आपकी पॉलिसी पे, और ऐसा मत करे कि
भारत वेस्ट पे चला जाएगा। बिल्कुल। तो हमको देखना है, और हमारे प्रधानमंत्री होशियार है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर होशियार है, तो वो देखेंगे कि ये 3 दिन की ट्रिप है, उसमें ये आज का पहला दिन है, और रशिया और चाइना क्या करेंगे एक दूसरे के साथ 3 दिन के लिए, वो देखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री और भारत के फॉरेन मिनिस्टर दोनों आज देखते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर लगातार नजरें हैं कि किस तरह से बातचीत होती है, क्या रुख रहता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़कर हमने चर्चा की बढ़ते चीन के प्रभाव की और भारत पर इसके इम्पैक्ट की, और साथ ही साथ जो दोस्ती और जो नई नजदीकियां इस वक्त चीन और रूस में बढ़ रही हैं, उसका क्या असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। फिलहाल के लिए मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।